हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। मिडल पेलियोलिथिक एज की जो साइट्स हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में वैसे तो हमारा सारा जो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो तो हमने कवर कर लिया था। दो बॉक्सेस हैं जो हमें कवर करने हैं। एक है केस स्टडी रिलेटेड टू अथीरापक्कम साइट और दूसरा हमें बात करनी है लेवलॉइज टेक्निक के बारे में। और इसी पैराग्राफ में आपको एक टेक्निक जानने को और मिलेगी जिसको हम कहते हैं डिस्कॉर्ड कोर टेक्निक। तो इसके बारे में, इन दोनों बॉक्सेस के बारे में इस लेक्चर में हम लोग अपनी डिस्कशन को करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम अथीरम पक्कम के बारे में। अगर इस साइट की लोकेशन के बारे में बात करी जाए, ये साइट लोकेटेड कहाँ पर है, तो अथीरम पक्कम एक ऐसी साइट है जो कि तमिलनाडु में आपको देखने को मिलती है। तो सबसे बेसिक बात तो ये आपको पता होनी चाहिए। ये तो वैसे हम 6 क्लास की एनसीईआरटी में भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन एक रिकॉलिंग कैपेसिटी के तौर पर मैंने आपको ये वाली चीज़ बता दी। तो अथीरम पक्कम की जो साइट है ये एक पेलियोलिथिक साइट है। यहाँ पर रिसेंटली कुछ साल पहले कुछ एक्सकवेशंस कंडक्ट करी गई थी बाय अ टीम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट, जिसको लीड कर रहे थे दो लोग, एक मिस्टर शांति पप्पू और दूसरे कुमार अखिलेश। दोनों इंडियंस हैं। यहाँ पर कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से जो एक्सकवेशंस करी गई हैं और उन एक्सकवेशंस के चलते हमारे सामने अथीरम पक्कम साइट जो है नए नए एविडेंसेस जो है वो पेश करती है। अब ये जो एक्सकवेशंस हैं यहाँ पर हमें पेलियो एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो हैं उससे रिलेटेड फैक्ट्स जानने को मिल जाते हैं, उससे रिलेटेड एनालिसिस जानने को मिल जाती है कि पुराने ज़माने के अंदर, पेलियोलिथिक एज के अंदर एनवायरनमेंट कैसा हुआ करता था। और यहाँ पर जो एक्सकवेशन करी गई है कोई नॉर्मल एक्सकवेशन नहीं है, काफ़ी डीप में जाकर खुदाई करी गई थी। तो स्ट्रैटिग्राफिक जो सीक्वेंस है, यानी कि लेयर बाय लेयर जैसा हम नीचे जाते रहते हैं और नए नए राज हमें पता लगते रहते हैं, तो वो काफ़ी डीप लेवल में यहाँ पर करे गए थे। और इसकी वजह से हज़ारों की संख्या में स्टोन टूल्स जो हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट को, मिस्टर शांति पप्पू और कुमार अखिलेश की टीम को बेसिकली यहाँ पर देखने को मिले हैं, डिस्कवर करे गए हैं। ठीक है, तो ये कुछ ओरिजिनल पिक्चर है जब ये एक्सकवेट करी जा रही थी ये वाली साइट अथीरम पक्कम की। तो यहाँ पर जनरली क्या होता है, वैसे किसी भी साइट के अंदर जो स्ट्रैटिग्राफिक सीक्वेंस होती है, मतलब अगर हम लेयर बाय लेयर नीचे जाएं तो वो 3 या 4 लेयर में मैक्सिमम जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एक्सकवेट कर लेते हैं किसी भी साइट को। लेकिन अथीरम पक्कम के अंदर क्या करा गया था, यहाँ पर जो स्ट्रैटिग्राफिक सीक्वेंस जो हमें देखने को मिलता है, या फिर आप ऐसा कह लो कि आर्कियोलॉजिस्ट ने जितने लेवल पर यहाँ पर खुदाई कर रखी है, उन्होंने 8 लेयर्स जो हैं उतनी डीप लेवल की खुदाई करी थी। यानी कि एक के बाद एक लेयर के बाद, जैसे अगर ये फर्स्ट लेयर है जो कि सरफेस लेयर है, और यहाँ पर अगर हम जाएं नीचे जाते जाते ये जो 8वीं लेयर थी, यहाँ तक हमें एविडेंसेस कुछ ना कुछ स्टोन टूल्स के मिलते चले गए। अब सबसे पहले तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये देखा कि ये जो साइट है, चाहे भले ही इसकी कितनी भी लेयर के नीचे हम जाएं, तो यहाँ पर फ्लूवियल सेडिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम 9 मीटर की खुदाई बेसिकली यहाँ पर करी गई थी, और उन 9 मीटर की खुदाई में हमें हज़ारों की संख्या में यहाँ पर स्टोन टूल्स के जो एविडेंसेस हैं वो देखने को मिलते हैं। ये साइट, हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है आर्कियोलॉजिस्ट की खुदाई के बेसिस पर, कि पास्ट में जब स्टोन एज ह्यूमंस यहाँ पर रहते थे तो उनके लिए ये जो अथीरम पक्कम की साइट थी दक्षिण भारत के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, ये काफ़ी अट्रैक्टिव साइट थी। और इंसान यहाँ पर थोड़े बहुत साल नहीं, हज़ारों सालों तक यहाँ पर रहे हैं। अब ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस हमें कैसे बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें हज़ारों सैकड़ों की तादाद में जो एशुलियन टूल्स हैं वो हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। और यहाँ पर हमें एक फेज़ भी चेंज होता हुआ देखने को मिलता है। यानी कि एशुलियन टूल्स की कैटेगरी के अंदर ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक हमें ट्रांजिशन फेज़ भी देखने को मिलता है। लेटर एशुलियन टूल्स सबसे पहले यहाँ पर इंसान बनाते थे, और बाद में हज़ारों सालों तक अगर यहाँ पर इंसान रुके हैं तो मिडल पेलियोलिथिक एज के जो टूल्स हैं वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कुछ एक्साइटिंग डिस्कवरीज जो यहाँ पर करी गई आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, उनमें से कुछ प्रोमिनेंट चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं।
जैसे 4 फॉसिल एनिमल टीथ जो है वो डिस्कवर करे गए हैं, 17 एनिमल फुटप्रिंट्स मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, और 5 हूफ मार्क्स मिले हैं। ठीक है, ये कुछ इस साइड में एक्साइटिंग डिस्कवरीज हैं। दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ सबसे पहले तो, ये जो एक टर्म आया आपके सामने हूफ मार्क, ये हूफ मार्क क्या होता है? जब भी कोई जानवर होता है उसके नीचे जो ये पंजे होते हैं, ठीक है, यानी कि उसके पैरों की साइड, और उसके जो निशान होते हैं, उसके पैरों को सबसे पहले तो हूफ बोला जाता है। और हूफ मार्क क्या होगा? उसके पैरों के निशान। ठीक है, जैसे कोई घोड़ा है, कोई बैल है, कोई हाथी है, भेड़ बकरियां हैं, बफेलो है, काऊ है, तो उनके जो तलवे हैं, उनके जो नीचे के जो पैर हैं, उसकी जो शेप होती है वो ऐसे यू शेप्ड होती है। और वो वहाँ पर कहीं पर अगर गीली मिट्टी के ऊपर अगर अपना दबाव डालते हैं तो वो जो निशान बनते हैं उसको हम हूफ मार्क कहते हैं। ठीक है, तो उसके भी एविडेंसेस यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जो एशुलियन टूल्स डिस्कवर करे गए हैं आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा फ्रॉम द साइट ऑफ अथीरम पक्कम, ज़्यादातर जो टूल्स हैं दे बिलोंग टू लोअर पेलियोलिथिक एज। और यहाँ पर इंसान टूल्स को बनाते थे, हज़ारों सालों तक यहाँ पर सेटल हो रखे हैं। ये वाली बात हम ऐसे कह सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत सारे लार्ज कटिंग टूल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर जो टूल्स हैं दे कंसिस्ट ऑफ बाईफेसेस, यानी कि उनके फ्रंट साइड पर भी काम करा गया है उन टूल्स के, और उन टूल्स के बैक साइड पर भी काम करा गया है इंसानों के द्वारा। एविडेंस हमें ये भी सजेस्ट करते हैं, जैसे अगर एक हम लिंक ड्रॉ करने की कोशिश करें कि ये वाली तो साइट है अथीरम पक्कम, ये तो इंडिया की साइट हो गई, और पेलियोलिथिक एज का जो ज़माना शुरू होता है इंसानों का वो हमें देखने को मिलता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। तो यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट के एक्सकवेशंस के बेसिस पर हिस्टोरियंस ने एक जो पैरेलल लिंक बनाने की कोशिश करी है कि अफ्रीका और इंडिया की ये वाली साइड कैसे कनेक्टेड है। तो उसमें हिस्टोरियंस का ये बोलना है कि अफ्रीका में जो इस टाइम के ये जो टूल्स हैं, एशुलियन टूल्स हैं, जो कि लोअर और मिडिल पेलियोलिथिक एज से कनेक्टेड है, वो वाला जो फेस है एशुलियन टूल का अफ्रीका के अंदर, वो 1.6 मिलियन ईयर्स एगो पहले शुरू हुआ था। और जो एशुलियन फेस है दुनिया के दूसरे कोनों में, वो जब अफ्रीका के अंदर इंसानों ने एशुलियन टूल्स बना लिए थे, और साउथ वेस्ट एशिया के अंदर जब ये पूरा का पूरा काम शुरू हुआ इंसानों का माइग्रेट करने का और स्टोन टूल्स बनाने का, पर्टिकुलरली एशुलियन टूल्स बनाने का, तो सबसे पहले अफ्रीका और साउथ वेस्ट एशिया के अंदर सबसे पुराने एशुलियन टूल्स हमें देखने को मिलते हैं। और दुनिया के अलग अलग कोनों में वो लेटर ईयर्स में जाकर हमें देखने को मिलते हैं। इससे हम क्या लिंक ड्रॉ कर सकते हैं, इससे इस चीज़ से हिस्टोरियंस हमें क्या बताना चाह रहे हैं? वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर सबसे पुराने एशुलियन टूल्स हमें अफ्रीका और साउथ वेस्ट एशिया से देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले इंसान जो हैं वो इन रीजन्स में रहते थे और यहाँ पर फिर वो अपने स्टोन टूल्स बनाते थे। बाद में जब वो माइग्रेट होकर दुनिया के दूसरे कोनों में गए, तो वो जो अपनी एशुलियन टूल्स की जो टेक्नोलॉजी है, जनरेशन बाय जनरेशन उसको लेकर दुनिया के दूसरे कोनों में जाकर सेटल होते हैं। ठीक है, तो ये जो नई डेट्स दी जाती हैं, मतलब जैसे नई नई डिस्कवरी होती है, नए नए साइंटिफिक मेथड्स को हम यूज़ करते हैं, तो जो एक्सकवेटेड मटेरियल्स निकल कर आते हैं उसकी भी डेट्स जो हैं ऊपर नीचे कर दी जाती हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि प्लस माइनस इतने साल ऊपर इतने साल नीचे ये डेट दी जा सकती हैं, और ये हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के एक्सकवेटेड मटेरियल्स के बेसिस पर चेंज होती जाती हैं। और ऑब्वियसली बात है, जब से हम आर्कियोलॉजी की फील्ड में कुछ साइंटिफिक मेथड्स को जब से यूज़ करने लगे हैं, तब से ये जो डेट्स हैं जैसे अभी तक मानी जाती थी उसके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये जो नई नई डेट्स हैं जिसके बेसिस पर हम लोअर पेलियोलिथिक एज के वेरियस एविडेंसेस जैसे टूल्स वगैरह को डेट करने की कोशिश करते हैं, उसके बेसिस पर जब अथीरम पक्कम के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट को ये एक्सकवेटेड मटेरियल मिलते हैं, तो यहाँ पर कुछ डेट्स जो हैं वो चेंज होने लग गई थी। और उसके पीछे रीज़न ये दिया जाता है कि साइंटिफिक मेथड्स की एप्लीकेशन के बाद जब किसी भी टूल को लेबॉर्ट्री में लाया गया और उसके ऊपर साइंटिफिक
मेथड्स का यूज़ करा गया उसकी डेट को पता लगाने के लिए, तो अभी तक जो उसकी डेट मानी जाती थी उस डेट के अंदर कुछ फ़र्क देखने को मिला है। जैसे जो लोअर पेलियोलिथिक एज है साउथ एशिया रीजन के अंदर, उसको जनरली ऐसा माना जाता है कि ये जो लोअर पेलियोलिथिक एज का जो सिलसिला है साउथ एशिया में, ये मिडल प्लीस्टोसीन एरा के अंदर शुरू होता है। और यहाँ पर जो भी हमें स्टोन आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि स्टोन टूल्स जो हमें देखने को मिलते हैं, उसके अवशेष देखने को मिलते हैं जो कि पत्थरों से बनाए गए थे इंसानों के द्वारा, उसके ऊपर साइंटिफिक एनालिसिस करी गई है। जैसे पेलियो मैग्नेटिक मेथड या फिर डायरेक्ट ALBE ब्यूरियल डेटिंग मेथड। ये ALBE का मतलब है दोस्तों, AL यहाँ पर बोला जा रहा है एल्यूमिनियम को, और ये जो BE बोला जा रहा है ये बोला जा रहा है बेरिलियम को। ठीक है, तो ये भी एक साइंटिफिक मेथड है जिसको अप्लाई यहाँ पर करा गया, और उसके बेसिस पर अथीरम पक्कम के अंदर जो हमें स्टोन आर्टिफैक्ट देखने को मिलते हैं, हिस्टोरियंस उनकी डेट हमें देते हैं कि दे बिलोंग टू अराउंड 1.07 मिलियन ईयर्स अगो। जहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर 1.15 मिलियन ईयर्स अगो में अगर हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे साल कर ले तो उतने पुरानी है। अब ये जो डेट्स हैं दे आर नॉट ओनली द अर्लीस्ट इन इंडिया, लेकिन जो कंटेम्प्ररी पेलियोलिथिक जो टूल्स हमें देखने को मिलते हैं अफ्रीका और साउथ वेस्ट एशिया के अंदर अभी तक जो देखने को मिल रहे थे हिस्टोरियंस को, और जब उनकी डिस्कवरी होती है और जब उन पे ऐसे साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करा गया जैसे पेलियो मैग्नेटिक मेथड या फिर एल्यूमिनियम बेरिलियम मेथड और भी साइंटिफिक मेथड्स को, तो एज जो है उसके अंदर हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। अथीरम पक्कम की साइड में जब ये साइट जो है इसको डिस्कवर करा गया और यहाँ पर एक्सकवेशंस करी गई, तो हमें ये भी देखने को मिलता है यहाँ पर, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर 8 लेयर तक, लगभग 8 लेयर तक खुदाई जो है अलग अलग होती रही और नए नए टूल्स हमें डिस्कवर होते, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को वो देखने को मिलते रहे। तो उसके बेसिस पर ये भी कहा जा सकता है उन टूल्स की स्टडी करते हुए कि एशूलियन टूल एक प्रकार के नहीं थे अथीरम पक्कम साइट के अंदर। जैसे शुरू में बायफेसिस वाले जो टूल्स थे कि जिनके आगे भी साइड काम करा गया है, पीछे वाली साइड भी काम करा गया है। आगे चलकर जैसे जैसे एज आगे बढ़ी और नए नए टूल्स हमें जो मिले हैं सेम अथीरम पक्कम की साइड से फ्रॉम वेरियस स्ट्रेटिग्राफिक लेयर, तो वो हमें ये बताते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 8वीं लेयर है तो 8th लेयर सबसे पुरानी होगी, और अगर हम 3rd लेयर पर आ जाएं तो ये उससे कम पुरानी होगी। तो बायफेसिस टूल्स को इंसानों ने पूरी तरीके से डिसयूज भी कर दिया था और वो फिर शिफ्ट हो गए थे टुवर्ड्स स्मॉलर टूल्स, और वो यूज़ करने लगे थे लेवलाइज टेक्निक का, जिससे वो लेवलाइज फ्लेक टूल्स बनाते थे, कुछ पॉइंट टूल्स बनाते थे जो शार्प होते थे। ठीक है, और धीरे धीरे करके जो ब्लेड मेकिंग टेक्निक्स थी इंसानों ने वो भी इजाद कर ली थी। तो यानी कि हज़ारों सालों तक, ऑब्वियस सी बात है जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि इंसान यहाँ पर कोई 10-20 साल 100 साल 500 साल के लिए सेटल्ड नहीं थे, हज़ारों सालों तक वो बेसिकली यहाँ पर सेटल्ड थे। तो बेसिकली ये चीज़ हमें बता रहा है कि देयर वॉज इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू टूल मेकिंग। अब जो ये चेंजेस आए आर्टिफैक्ट्स के अंदर, ये हमें बताते हैं कि इंसान के स्वभाव में, व्यवहार में और उसके रवैये में चेंजेस आए होंगे। अब यहाँ पर बिहेवियरल चेंजेस का ये मतलब है कि इंसानों की नीड्स और डिमांड के अनुसार जैसा उनका पर्यावरण वातावरण होता होगा और जिस प्रकार के टूल्स की उनको रिक्वायरमेंट होती होगी उस प्रकार के टूल्स उन्होंने बनाना शुरू कर दिए। अब यहाँ पर जब थर्मोल्यूमिनेसेंस मेथड को यूज़ करा गया अथीरम पक्कम की साइड में, जो भी हमें स्टोन आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं उसके ऊपर जब इसको अप्लाई करा गया तो वो हमें ये इंडिकेट करता है कि द एंड ऑफ द एशूलियन कल्चर एंड द बिगनिंग ऑफ द मिडल पेलियोलिथिक फेज। जैसे एशूलियन टूल मेकिंग कल्चर जो है वो ख़त्म होता है और मिडल पेलियोलिथिक एज जो स्टार्ट होती है, तो उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि दिस टुक प्लेस अराउंड 385, और उसके अंदर आप ±64 ऊपर नीचे कर लो, इतने 1000 ईयर्स पुराना ही है। ठीक है, जैसे हम 1000 को के लिख देते हैं ना, ठीक है, और उसके वो एक एज को ए बोला जा रहा है, तो ये के का मतलब है 1000 ईयर्स एगो। ठीक है, और ये जो मिडल पेलियोलिथिक एज है ये यहाँ पर कंटिन्यू रहती है अराउंड 172, उसमें आप ±41 ऊपर नीचे कर लो, तो उतने 1000 ईयर्स एगो। तो ये आपको कुछ याद नहीं रखना है, ये बस यहाँ पर दे रखा है क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसा
यहाँ पर इसको पता लगा रखा है और साइंटिस्टों ने और हिस्टोरियंस ने थर्मोल्यूमिनेसेंस मेथड का यूज़ करके उसके बेसिस पर हम इसको ऐसा बोल रहे हैं, इसकी इसकी डेट्स को असाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पर अथीरम पक्कम की जो साइट है, यहाँ पर हमें ह्यूमन फॉसल्स जो हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं। तो हम ये प्रॉपर तरीके से नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अथीरम पक्कम जो साइट के अंदर हमें जो स्टोन टूल्स देखने को मिलते हैं, तो जो होमिनिन स्पीशीज़ है वहाँ पर कौन कौन सी माइग्रेट कर कर आती है, या फिर यहाँ से कौन कौन से अलग अलग डायरेक्शंस में दुनिया के अलग अलग कोनों में यहाँ से जो होमिनिन स्पीशीज़ थी, मतलब बेसिकली जो इंसान थे, वो कहाँ से माइग्रेट कर कर आए और यहाँ से माइग्रेट कर कर वो कहाँ जाते हैं। लेकिन जो डेट्स असाइन करी गई हैं इस अथीरम पक्कम की साइट में, अलग अलग स्ट्रैटिग्राफिक लेयर में जो भी स्टोन आर्टिफैक्ट्स हमें मिले हैं उसके बेसिस पर, तो हम उसके बेसिस पर ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये जो एरिया था ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड था, ठीक है। लेकिन इंसान किस प्रकार के थे और उनका शरीर का स्ट्रक्चर कैसा था, ज़्यादा हमें जो ह्यूमन है, होमिनिन जो है, इनके फॉसल्स हमें देखने को ज़्यादा यहाँ पर मिलते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर ये एरिया फिर भी काफ़ी अच्छा खासा पॉपुलेटेड था, क्योंकि हज़ारों की संख्या में हमें स्टोन टूल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि उसको किसी एक जनरेशन के लोगों ने बना लिया होगा। प्लस यहाँ पर जो स्टोन टूल्स हैं उसके ऊपर जो साइंटिफिक एनालिसिस करी गई उससे हमें अलग अलग डेट्स भी पता लग रही हैं। सभी स्टोन टूल्स एक प्रकार के हैं भी नहीं, कभी बाईफेसिस जो स्टोन टूल्स थे वो यूज़ करे जा रहे हैं, आगे चलकर वो डिसकंटिन्यू हो गए। फिर लेवलॉइज, फ्लेक और पॉइंटर्स जो थे वो टूल्स यूज़ होने लगे। ब्लेड मेकिंग जो टेक्निक्स थी वो इंसान ने इवॉल्व करी। तो यहाँ पर एशुलियन टूल मेकिंग टेक्नोलॉजी जो है, इंसान इसके अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहे हैं। और यहाँ पर हमें हैंड एक्सिस के एविडेंस देखने को मिलते हैं और जो क्लीवर्स हैं उसके भी एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। जब वो दुनिया के किसी और कोनों में ये हैंड एक्सिस और क्लीवर्स बनाए भी नहीं जा रहे थे, तो इधर के इंसानों ने उसको बहुत पहले बना लिया था। लिखा भी हुआ है, देखो, हैंड एक्सिस एंड क्लीवर्स वर मेड मच अर्लियर देन इमेजिन्ड, ठीक है। ये चीज़ हमें ये भी शो करता है कि देयर वॉज अ ट्रांजिशन टू द मिडल पेलियोलिथिक कल्चर इन साउथ इंडिया। और दक्षिण भारत के अंदर ये जो मिडल पेलियोलिथिक कल्चर जो था ये काफ़ी जल्दी शुरू हो गया था। जैसा हम मिडिल पेलियोलिथिक एज को असाइन करते हैं उससे पहले ही यहाँ पर अथीरम पक्कम साइट के अंदर ये मिडिल पेलियोलिथिक एज का जो कल्चर है वो शुरू हो गया था। अथीरम पक्कम के अंदर ये जो ट्रांजिशन था कि लोग जो हैं यहाँ पर मिडिल पेलियोलिथिक एज के जो टूल्स की जो पहचान होती है वो अथीरम पक्कम के अंदर पहले ही हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक ऐसे टाइम पर हुई जहाँ पर देर वॉज अ ट्रांजिशन टू द मिडिल पेलियोलिथिक कल्चर इन अफ्रीका एंड यूरोप। जब अफ्रीका और यूरोप में जब इस प्रकार की ट्रांजिशन हो रही थी तो अथीरम पक्कम के अंदर, इंडिया के अंदर, दक्षिण भारत में ये वाली स्टोन टूल मेकिंग की टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही थी। एविडेंस और डेट्स जो हमें देखने को मिलती हैं अथीरम पक्कम की साइट से, वो हमें ये भी बताती हैं कि यहाँ पर ये जो साइट है ये एक एशुलियन साइट है। और इस प्रकार के जो एशुलियन टूल्स हैं वो हमें साउथ एशिया के अलग अलग कोनों के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन पूरे इंडिया में एशुलियन टूल्स का जो कल्चर था उसके अंदर जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो हमें इतने जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं जितनी जल्दी हमें अथीरम पक्कम की साइट के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ एक क्वेश्चन भी रेज करती है कि प्रॉपर बेसिकली जो हम टाइमिंग की बात करें कि अफ्रीका से बाहर निकलकर होमिनिन्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पर गए, तो उसमें से एक हिस्टोरियन ये भी मानते हैं कि होमिनिन्स जो थे अफ्रीका से निकलकर वो साउथ एशिया में तो सेटल हुए, लेकिन जनरली हम सारी बातें नॉर्थ इंडिया की करते रहते हैं। अथीरम पक्कम की साइट हमें ये भी बताती है कि दक्षिण भारत के अंदर भी अफ्रीकन्स जो है वो माइग्रेट होकर साउथ इंडिया में आकर सेटल होते हैं और अथीरम पक्कम की साइट में जाकर हज़ारों सालों तक उन्होंने अपना वक्त जो है यहाँ पर बिताया। तो ये जो दोस्तों बॉक्स था अथीरम पक्कम की साइट से रिलेटेड, यहाँ पर जो भी एनालिसिस थी वो मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करवा दी। अब हमारे सामने एक बॉक्स है विच इज़ नोन एज लेवलॉइज टेक्निक। ये एक स्टोन को, एक पत्थर को काट कर एक टूल मेकिंग की टेक्निक होती है लेवलॉइज टेक्निक। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन इस बॉक्स के अंदर थोड़ी सी हम डिटेल तरीके से बात करेंगे और प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि लेवलॉइज टेक्निक क्या है। और ये जो दूसरी टेक्निक होती है विच इज़ नोन एज डिस्क्वायर्ड कोर टेक्निक, लेवलॉइज टेक्निक डिस्क्वायर्ड कोर टेक्निक से अलग कैसे है, इसको ज़रा हम समझते हैं। अब दोस्तों अगर हम
स्टोन एज की बात करें तो इंसान पत्थरों का यूज़ करके, इस्तेमाल करके अलग अलग टूल्स तो बना ही रहे थे अपने जीवन की सहूलियत के लिए, वेरियस नीड्स को या फिर वेरियस एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए, अपनी नीड्स को, वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए। लेकिन उन सारे तौर तरीक़ों में से जो सबसे एडवांस तरीका जो माना जाता है तो वो लेवलाइज टेक्निक को माना जाता है। लेवलाइज टेक्निक को एक एडवांस मेथड माना जाता है ऑफ मेकिंग फ्लेक टूल्स। ये नाम आया कैसे? ये नाम एक जगह के ऊपर रखा गया है जिसका नाम है एक्चुअली लेवलाइज पेरिट, ठीक है, जो कि पेरिस के पास एक साइट है जहाँ पर ये टेक्निक सबसे पहले नोटिस करी गई थी। ध्यान देना, ये जो टेक्निक है, आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि पेरिस में ये जो लेवलाइज पेरिट है उसके अंदर सबसे पहले ये एविडेंस हमें लेवलाइज टेक्निक का देखने को मिलता है सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर नोटिस करी गई थी इसलिए इसका नाम लेवलाइज टेक्निक पड़ गया। जैसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, हम इसको मोहिंजोडारियन सिविलाइजेशन या लोथल सिविलाइजेशन या धोलावीरा सिविलाइजेशन क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि अमंग्स द इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहले लोग आके हड़प्पा में ही रहते। हड़प्पा क्योंकि डिस्कवर सबसे पहले करी गई थी इसलिए हम आईवीसी को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को कभी कभार हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कह देते हैं। ये वही बात है कि लेवलाइज टेक्निक इंसान अलग अलग साइट में यूज़ कर रहे थे, वो पेरिस में नहीं यूज़ कर रहे थे। आज के ज़माने का जो पेरिस है उसके अंदर ये जो जगह है लेवलाइज पेरिट, यहाँ पर नहीं यूज़ करी गई। यहाँ पर सबसे पहले नोटिस करी गई थी। ये एक पत्थर को लेकर आर्कियोलॉजिस्ट ने नोटिस करा कि यार ये तो बहुत, इंसान ने अपनी साइकोलॉजी वगैरह का इस्तेमाल करके एक नई टेक्निक ईजाद कर रखी है। अब इस तरह की टेक्निक्स और भी साइट्स पर हमें मिल रखी हैं, लेकिन सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर नोटिस करी गई इसलिए इस टेक्निक का नाम पड़ गया लेवलाइज टेक्निक। और ये लेवलाइज टेक्निक इंसान पुराने ज़माने के जो इस्तेमाल करते थे वो प्री हिस्टोरिक स्टोन टूल्स पर उसके एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्या करा जाता था, पत्थरों, जैसे अभी तक क्या होता था बाकी टेक्निक्स में, इंसान क्या करते थे, एक बड़े पत्थर को तोड़कर एक छोटा सा पत्थर निकाल लेते थे। जैसे मतलब मान लो ये पत्थर है, बड़ा वाला पत्थर है ये, और इसमें से अलग करके एक पत्थर निकाल लिया, साइड से इसको तोड़ दिया, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा फ्लेक। अब जब फ्लेक आपके पास आ गया है, फ्लेक आने के बाद आप इसके ऊपर वर्क करोगे, फिर आप इसको बेसिकली शेप दोगे, साइड से काटोगे। लेकिन लेवलाइज टेक्निक के अंदर ऐसा नहीं होता था। लेवलाइज टेक्निक के अंदर क्या होता था, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग ऑफ अ फ्लेक, फ्लेक को पहले तोड़ो नहीं, मतलब बड़ा सा आपके पास जो पत्थर है, बड़े पत्थर को आप क्या कहोगे, ये है आपके पास एक कोर, ठीक है, ये बड़ा पत्थर जो है जो कि एक इरेगुलर शेप का है, ये आपके पास कोर है। आप इसमें से फ्लेक्स को अलग मत करो, आप पहले ना इस बड़े पत्थर में अंदर ही डिज़ाइन कर दो इसको। यानी कि ये जैसे जो मार्क आपको दिख रहे हैं, जैसे किसी ने इसको ऊपर की डायरेक्शन से मारा, फिर यहाँ पर लेफ्ट साइड से इसको अलग अलग जगह से थोड़ा सा इसको तोड़ा, ठीक है, मतलब एक निशान दिए इस पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 7 डायरेक्शन से यहाँ पर इसको निशान दिए गए हैं। ये वाला काम आप बड़े पत्थर के ऊपर ही कर रहे हो, बड़े पत्थर में से छोटा पत्थर निकाला और फिर छोटे पत्थर को शेप दे रहे हो, ऐसा नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग ऑफ अ फ्लेक और फिर उसके ऊपर वर्क करा जाए डिजायर्ड शेप लाने के लिए, यहाँ पर लेवलाइज टेक्निक में उल्टा होता था। सबसे पहले तो एक पत्थर जो है, जो बड़ा पत्थर है कोर, आपके पास वो आ गया, ठीक है, ऐसी शेप का आपके पास एक इरेगुलर सा एक पत्थर है, ठीक है, जिसकी कोई शेप नहीं है। आप उसके बाद क्या कर रहे हो, आप इसके किसी पार्ट को बिना काटे बिना आप इसी के ऊपर बेसिकली यहाँ से अलग अलग डायरेक्शन के ऊपर यहाँ पर आप वर्क कर रहे हो, ठीक है। यहीं पर आपने इसको एक शेप दे दी बिना किसी इसके पार्ट को तोड़े। इसको केयरफुली प्रिपेयर करा आपने। कैसे करा? इसकी साइड को आपने थोड़ा थोड़ा करके ट्रिम करा डिजायर्ड शेप में लाने के लिए, ठीक है। फिर आपने फ्लेक्स को सिस्टमेटिक तरीके से रिमूव करा इसके सरफेस से, और ये ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे सेंटर से कोई चीज़ निकल कर आ रही है और वो आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रही है। जैसे देखो ये हो गया हमारा सेंटर, और यहाँ से निकल के चीज़ जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ जो है वेरियस डिज़ाइंस यहाँ पर जा रही हैं, बाहर की तरफ यहाँ पर जा रही हैं। जैसा कि अगर आप इस पत्थर को देखो, ये देखो आउटवर्ड तरफ ये प्रोजेक्शन है, और ऐसा लग रहा है कि ये जो है, ये वाला जो इसका पार्ट है, ये है इसका यहाँ पर सेंटर, ठीक है। इसको हम येलो कलर से बनाते हैं,
ये है यहाँ पर इसका सेंटर, और सेंटर से निकल कर बेसिकली जो मतलब आपके पत्थर की नक्काशी आपने ऐसी दे रखी है कि ये चीज़ जो है ये सेंटर से निकल कर ये अलग अलग डायरेक्शन में बेसिकली यहाँ से जा रही है। ऐसा आपको देखने को इसको जब आप देखोगे तो ऐसा देखने में लगेगा ये पत्थर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एक स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट करा जाएगा टॉप पार्ट को फ्लैट करते हुए। ठीक है, जब आप कोर को प्रिपेयर कर लोगे और फिर एक परपेंडिकुलर साइड से यानी कि ऊपर की साइड से यहाँ पर आप इसको चटकाओगे, ताकि ये जो आपने डिज़ाइन पैदा कर रखी है ये डिज़ाइन बिल्कुल एक अलग बनकर डिज़ाइन आपके पास आ जाए, जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक पोर्ट्रे हो रही थी। ये वाला जो फ्लेक है ये ऑलरेडी एक शेप के अंदर फ्लेक आपके पास आ जाए। पहले क्या होता था कि आप एक पत्थर, बड़े पत्थर में से छोटे पत्थर को अलग कर रहे हो, फिर फ्लेक के ऊपर आप काम करोगे, लेकिन यहाँ पर आप पहले ही काम कर चुके हो उसके ऊपर, तो आप ऊपर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर आप इसको बेसिकली ठोकोगे, किसी चीज़ से चटकाओगे, या तो डायरेक्टली पत्थर को ही ठोक दो, या फिर कोई एक साइड का टूल लेकर, जैसे हम हथौड़े और कील का इस्तेमाल करते हैं, तो आप यहाँ पर किसी और टूल का इस्तेमाल कर कर, ठीक है, आप इसको यहाँ पर इसके ऊपर मारो ताकि ये इससे अलग हो जाए। तो कहने का क्या मतलब है, ये देखो, ये वाला जो एरो है इसको आप इमेजिन करो, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर आपने इसको तोड़ा। ये बड़ा पत्थर था आपका कोर, जिसके ऊपर आप ऑलरेडी यहाँ पर काम कर चुके थे, आपने इसको तोड़ा, और ये वाला जो इसका हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जिसको आप, जिसके ऊपर आपने वर्क कर रखा है, ये हिस्सा अलग होकर आ जाएगा और ये कुछ इस प्रकार से अलग हो जाएगा इससे। यहाँ पर ये अलग हो गया। अब ये आपके पास आ गया एक ऐसा फ्लेक जिसके ऊपर ऑलरेडी नक्काशी आप बना चुके हो, आप इसके ऊपर काम कर चुके हो। अब ये हो गई इसकी फ्रंट साइड और ये वाली हो गई इसकी बैक साइड। अब बैक साइड से ये एक ऐसा शेल लग रहा है हमें, ऐसा शेल लग रहा है हमें जो कि एक कछुए का शेल होता है, टॉर्टॉइस शेल होता है। ठीक है, हमें बिल्कुल ये ऐसा लग रहा है। तो फ्लेक जो है वो उससे डिटैच हो जाएगा। जो फ्लेक डिटैच होगा वो काफ़ी थिन होगा, ट्रायंगुलर शेप का होगा या ओवल शेप का होगा। उसका जो अंडर सरफेस होगा वो काफ़ी क्लीन होगा। ये देखो, इसका जो अंडर सरफेस है नीचे की साइड है काफ़ी क्लीन है, आपको यहाँ पर कुछ काम करने की नीड ही नहीं है क्योंकि आपने इसको इससे अलग कर दिया। ये बिल्कुल तोड़कर बिल्कुल इस तरीके से आपके पास आ गया कि यहाँ पर इसके ऊपर ना आपको कोई डिज़ाइन नहीं करनी है बैक की साइड इसकी। तो फ्लेक्स जो है उसके बाद उसकी जो सरकमफ्रेंस होगी, जैसे जो गोल राउंड में आपने उसको काट रखा है, लार्ज कोर से अलग, लार्ज कोर से, बड़े वाले पत्थर से वो अलग हो जाएगा, और उसकी एक साइड जो होगी वो फ्लैट होगी। जैसे अगर आप इसकी बैक साइड देखोगे कम्प्लीटली फ्लैट है, ऊपर वाली साइड के ऊपर आपने जो फ्रंट साइड इसकी काम कर रखा है। बाकी जो कोर है, बाकी कोर आपके किसी काम की नहीं रह गई है, और वो बाकी कोर जो है वो भी फ्लैट बन चुकी है। जैसे इस बड़े वाले पत्थर से आपने फ्लेक निकाल दिया, तो अभी जो ब्लैक पोर्शन इसका रह गया तो एकदम फ्लैट बन गया। अब आपको इस कोर की नीड नहीं है, अब आपको जो फ्लेक चाहिए था उसके ऊपर आप ऑलरेडी काम कर चुके हो, अब आपको इसके ऊपर फर्दर काम करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि बिकॉज द कोर ऑफ लेवलॉइस फ्लेक लुक्स लाइक द शेल ऑफ अ टॉर्टोइस, क्योंकि ये एक टॉर्टोइस के शेल की तरह प्रतीत हो रहा है, इसलिए कभी कभार हम इसको एक टॉर्टोइस कोर भी कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, ये देखो एक टॉर्टोइस के शेल की तरह आपको लग रहा है, इसलिए हम इसको एक टॉर्टोइस कोर भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और टेक्निक के बारे में बात करी गई है कि अपार्ट फ्रॉम लेवलाइज टेक्निक दूसरी कुछ कोर टेक्निक्स भी इंसानों के द्वारा यूज़ करी जाती थी, लेकिन वो कम मात्रा में यूज़ करी गई है, और उसका एक नाम है डिस्क्वायर्ड कोर टेक्निक। यहाँ पर क्या होता है, जो फ्लेक्स होते हैं, यहाँ पर जो फ्लेक्स होते हैं आप उनको कैसे प्रिपेयर करते हो, एक बड़ा सा पत्थर है, आप उनमें से वर्क करते करते, जैसे यहाँ पर आपने एक ही साइड के ऊपर वर्क कर रखा है इसके सेंटर के ऊपर, और यहाँ से आपने इसको तोड़ के निकाल लिया। अब बाकी ये जो कोर का पत्थर है तो बर्बाद हो गया ना, अब तो ये आपके किसी काम का नहीं, क्योंकि आपने फ्रंट साइड के ऊपर इसके काम कर रखा था और आपको ये फ्लेक मिल गया। अब ये जो कोर है ये तो बेकार हो गया। अब ये जो टेक्निक हमें बताई जा रही है, जस्ट अ मिनट, ये जो टेक्निक आपको बताई जा रही है जिसको डिस्क्वायर्ड कोर टेक्निक कहा जा रहा है, यहाँ पर आपके पास एक कोर है, और यहाँ पर जो आप फ्लेक्स को अलग करोगे, जैसे अभी आपने लेवलाइज टेक्निक के अंदर
सिर्फ इसके सेंटर पर फ्रंट साइड पर काम करा था और आपने इस पे ऐसे ऐसे करके निशान मारे थे, और फिर आपने निशान मारने के बाद ये वाला जो इसका पोर्शन था आपने इसको अलग कर लिया था, जो कि कछुए की शेप की तरह आपको लग रहा था। ये डिस्क्वायड कोर टेक्निक में आप ना अपने कोर को वेस्ट नहीं होने दोगे, ठीक है। उसके अंदर क्या करा जाएगा, आप इस साइड से अपना फ्लेक निकाल लो, इधर से अपना फ्लेक निकाल लो, और इधर से अपना फ्लेक निकाल लो। यानी कि जितना ज़्यादा कोर यूज़ हो सकता है आप उतना ज़्यादा कोर को यूज़ करो। तो अब आपके पास 3 फ्लेक हैं, पहला फ्लेक, दूसरा फ्लेक, तीसरा फ्लेक। अब आपकी मर्ज़ी कि आप उसको इस पत्थर से अलग करने से पहले या तो इसके ऊपर काम कर लो, या फिर आप जो है इसको पहले अलग कर लो और फिर इसके ऊपर आप काम करो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन दिस डिस्क्वायर्ड कोर टेक्निक फ्लेक्स जो हैं उनको स्केलोप्ड करा जाता है। स्केलोप्ड का मतलब होता है पहले उसको तोड़ लिया आपने, फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ लार्ज कोर और फ्लेक विद एटलीस्ट 1 फ्लैट साइड। यानी कि आप एक एक साइड से जो साइड आपकी फ्लैट होती जा रही है आप उससे फ्लेक्स को, मतलब कोर की साइड से जो फ्लैट होती जा रही है आप उसको यहाँ से फ्लेक्स को निकालते जाओ, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से। फिर अगर आपके पास और ज़्यादा स्कोप बचता है तो आप और ज़्यादा ये जो फ्लेक्स हैं इनको भी निकाल लो जितना निकल सकता है, ठीक है। आप बड़े वाले कोर के जो पत्थर को आप ना वेस्ट मत होने दो। तो ये आपके पास ये तीसरी साइड आ गई, चौथी साइड आ गई, पांचवी साइड आ गई। जो बचा हुआ जो कोर है, ठीक है, वो जब तक पूरी तरीके से फ्लैट ना हो जाए तब तक उसके अंदर से फ्लेक्स निकालते रहो। तो लेवलाइज टेक्निक जो है वो यूज़ करी जाती है जब आपको एक ही फ्लेक चाहिए होता है एक टाइम पर। लेकिन जो ये डिस्कॉर्ड कोर टेक्निक है इससे आप एक ही बार में बड़े सारे जो फ्लेक्स है वो साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। अब फ्लेक्स जो डिस्कॉर्ड कोर टेक्निक से जो बनाए जाते थे वो जनरली छोटे होते थे। क्यों छोटे होते थे? क्योंकि लेवलाइज कोर टेक्निक के अंदर तो आपको एक ही फ्लेक बनाना है, तो आप इस बड़े कोर के ऊपर एक बड़ा काम करोगे। लेकिन यहाँ पर आपको जो फ्लेक्स देखने को मिले हैं वो आपको 6 देखने को मिले हैं, ठीक है। 3 तो ये थे, बाद में आपका पत्थर अगर और बच गया तो चौथी साइड, पांचवी साइड, 6 साइड। तो एज कम्पेयर टू लेवलाइज कोर टेक्निक, जैसे अगर हमारे पास ये लेवलाइज कोर टेक्निक के अंदर ये जो पत्थर था यहाँ पर आपने इसके सेंटर पर काम करा और इसकी फ्रंट साइड है, और फिर यहाँ पर जाकर आपने इसको अलग करा, तो आपके पास एक बड़ा सा फ्लेक जो है वो निकल कर आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक बड़ा सा फ्लेक निकल कर आएगा एज कम्पेयर टू लेवलाइज टेक्निक। ये जो डिस्कॉर्ड कोर टेक्निक के अंदर जो फ्लेक्स प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है इनका साइज भी जो है वो छोटा होगा। बस यही बताया जा रहा है आपको, ठीक है। तो लेवलाइज कोर टेक्निक भी एक कॉमन टेक्निक थी जो कि हमें पेलियोलिथिक एज के अंदर देखने को मिलती है। और इसी के साथ दोस्तों हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ये जो हमारा मिडिल पेलियोलिथिक टूल्स और मिडिल पेलियोलिथिक साइट्स का ये जो टॉपिक था इसको हमने कवर करा। अगले लेक्चर से हम बात करेंगे अपर पेलियोलिथिक साइट्स के बारे में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।